महाराष्ट्र ग्रो हो रही है और यहाँ सिर्फ मुंबई या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जैसे कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में ही डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ के कई दूसरे रीजन्स के अंदर कनेक्टिविटी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने मिल रहा है। एग्जाम्पल, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनने के बाद में पुणे एक बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस शहर बन गया, जो एक टियर 2 टाउन से आज के डेट में देश में टॉप 10 इकोनॉमीज में आता है। इनफैक्ट पुणे की IT इंडस्ट्री बड़ी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी है, और सेम कहानी नासिक के लिए भी रिपीट होती है। हालांकि ये बाकी दोनों शहरों जितना प्रॉस्परस ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है देश के कई शहरों से। अब इसी डेवलपमेंट के अंतर्गत और ज्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए ₹16,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है एक हाई स्पीड रेलवे लाइन, जो महाराष्ट्र के अंदर एक गोल्डन ट्रायंगल बनाएगी मुंबई, पुणे और नासिक के बीच। और इन क्षेत्रों के अंदर रीजन्स को एक वेल कनेक्टेड नेटवर्क मिलेगा, जिसे कई इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स खोलने के भी अवसर आएंगे। आज हम इसी अप्रूव्ड हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और साथ में इसके होने वाले इफेक्ट को भी समझेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाते रहने के लिए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुणे से नासिक तक एक हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो वैसे यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन ये अप्रूवल जो है वो इन प्रिंसिपल है। इस प्रोजेक्ट के कारण ट्रेन 235.5 किलोमीटर की जो यात्रा होगी इसको 2 घंटे में पूरा कर सकेगी, जहाँ पर ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे। जहाँ पे करेंटली देश के अंदर जो सबसे ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन है चलने के हिसाब से वो है वंदे भारत एक्सप्रेस के हमारे करंट वर्जन्स, लेकिन उनको ऑपरेशनली 160 के ऊपर नहीं चलाया जाता, जिसके कारण ये ट्रेन नहीं चल पाएगी। लेकिन फ्यूचर में आने वाले समय में हमें 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलने वाली ट्रेन भी देखने मिलेगी। और साथ साथ यहाँ पर यह भी हमें पता चला है कि 220 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड होगी आने वाले वंदे भारत स्लीपर वर्जन की, तो ये ट्रेन में भी चल पाएंगे, लेकिन उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो देखिए, पुणे एक मेजर IT हब है और ऑटोमोबाइल हब भी है। कई बड़ी फैक्ट्रीज और बहुत बड़े बड़े IT इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पे इस शहर को बेंगलुरु, हैदराबाद और कुछ हद तक नोएडा, गुड़गांव बाद रैंकिंग पे आने वाला IT हब बनाते हैं। इनफैक्ट नोएडा, गुड़गांव और इसके बीच की रैंकिंग जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो ये टॉप 3 में आ जाता है। एट द सेम टाइम नासिक जो है वो एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल हब है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स के हिसाब से। ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ये सब जो है नासिक के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। साथ साथ यहाँ की एग्री इंडस्ट्री बड़ी है और कई सारे जो सप्लाई चेन कंपोनेंट्स होते हैं गाड़ियों और ट्रक्स वगैरह में लगने वाले, वो भी यहीं पर बनते हैं, जो यहाँ पे शहर को प्रॉस्परस बनाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे रेल लाइन प्लान करना वैसे जरूरी था, और वैसे इसकी बात कई सालों पहले हो रही थी, जिसमें से एक रूट पहले प्लान करके उसके ऊपर काम शुरू भी हो गया था। पहले उसके बारे में जानते हैं। जो ओल्ड रूट था उसकी लेंथ थी लगभग 265 किलोमीटर की, जहां पर ये काम इतने हद तक आगे बढ़ गया था कि 34 किलोमीटर पुणे के पहले, जहां पर तलेगांव जंक्शन के यहाँ पर एक स्ट्रेच था इस प्रोजेक्ट का, वहां पर जमीन एक्वायर कर ली गई थी, जबकि 32 किलोमीटर की लेंथ नासिक रोड और सिन्नर वाले स्ट्रेच के बीच में एक्वायर करना शुरू हो गई थी। मल्टीपल गांव यहाँ पर थे अलग अलग तालुकास के अंदर, चाहे फिर वो दसवंडी हो, हिंगनवेड़े हो, पिंपलगांव, निपाणी हो, इन गांवों के अंदर ये लाइंस के लिए एक्विजिशन शुरू हो गया था। लेकिन इस रूट के लेंथ के कारण इस प्लान को बाद में स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन पुराने 265 किलोमीटर के बजाय अब जो नया रूट रिवाइज करके आया है वो 231 किलोमीटर लंबा और इसे तय किया गया है। अब ये नया रूट तलेगांव की जगह मंजरी से डाइवर्ट होगा और इसमें कुल मिलाकर 24 स्टेशन होंगे, जिसमें से चाकन, राजगुरुनगर, मंछर, नारायणगांव, आलेफाटा, संगमनेर, सिन्नर और सटपुर, ये 8 बड़े स्टेशन होंगे और 16 छोटे स्टेशन होंगे। और ये रूट दोस्तों काफी ज्यादा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस रूट में 18 टनल्स भी शामिल होंगे। नई लाइन के रोलिंग स्टॉक का डेपो नासिक रोड पे होगा और इसको चलाने के लिए 6 इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेट्स होंगी, वंदे भारत जैसी होती है उस तरीके की, और हर एक ट्रेन के अंदर 6 कोचेस होंगे, जिनमें कुल 450 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। ये पूरी तरीके से बिजली से चलने वाली होगी, जो 25 किलोवाट AC पे चलेगी, और रोजाना पुणे से नासिक तक मल्टीपल सर्विसेज चलाई जाएगी। साथ साथ ये लाइन के अंदर ETCS लेवल 2 कैब सिग्नलिंग सिस्टम होगा, जिसमें मे भी आने वाले समय में लाइन साइड का बैकअप भी हो सकता है, जिसके वजह से सिग्नल्स के लिए ट्रेन के बाहर देखने की लोको पायलट को जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे का सिग्नल जो है वो लोको पायलट कोच में देख सकेगा, और ऑब्वियसली हाई स्पीड के लिए वो जरूरी होता है, और ये ज्यादा सेफ्टी से ऑपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब ये लाइन बनकर पूरी हो जाएगी तब ये भारत के 2 मुख्य उद्योगी शहरों को जोड़ देगी। और जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक ये गोल्डन ट्रायंगल जोड़ते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं होगा, अभी करंटली अगर मुंबई पुणे स्ट्रेच को देखें तो ट्रायंगल के अंदर का एक हिस्सा अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो मेनली पुणे और नासिक वाला ही हिस्सा है। और यहाँ पर कई सारे ग्रामीण बिजनेसेस है जिनका विकास इस रूट की वजह से होगा। लेण्याद्री, पबल जैन मंदिर, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, अष्टविनायक, ओझर, ये ऐसे रीजन्स है जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे लोग टूरिज्म, पिलग्रिमेज, इन चीजों के लिए भी जाते हैं, और ये रूट उनको भी कनेक्ट करेगा। इनफैक्ट इसके साथ साथ नासिक में अर्धकुंभ होता है, जिसके वजह से एक टाइम ऐसा आने वाला है जब बहुत
बड़े लेवल पर मुंबई पुणे जैसे बड़े शहरों से कनेक्टिविटी की नासिक को जरूरत पड़ेगी और इसके वजह से ये चीज जरूरी होगी। साथ साथ एक और इशू ये है कि जो ओल्ड रूट है वो सेंट्रल लाइन का मुंबई और दिल्ली के बीच वाला रूट है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है और कसारा घाट जैसे रीजन में से गुजरता है, जो कि ट्रेन के स्पीड को स्लो करते हैं। लेकिन ये रूट उन चीजों को अवॉइड करेगा टनल्स एंड दूसरी इंजीनियरिंग टेक्निक्स के जरिए। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट होगा इस लाइन की वजह से वो होगा न्यू स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, क्योंकि रेलवे के माध्यम से कार्गो की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। MIDCs के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे चाकंद, सिन्नर, सतपुर ये सीधे रेल लाइन से जुड़ जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर चीजें बेहतर बन पाएगी। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि MIDC के जरिए खेड़, नारायणगांव और मंछर इन रीजन्स के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, जो कि और ज्यादा इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे। MRIDC या महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने ये प्लान अभी तक सामने रखे हैं, जहां वे लोकल इंडस्ट्रीज के द्वारा सजेस्टेड लोकेशंस पे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स, ड्राई पोर्ट्स, मल्टी मॉडल कमर्शियल हब्स, वेयर हाउसेस और साइडिंग्स भी डेवलप करेंगे। इस लाइन के लिए हाल ही में खेड़ तहसील में जमीन अधिग्रहण का काम फिर से शुरू हो गया है, जहां खेड़ उपनिवेश अधिकारी विक्रांत चौहान ने ये खुद पब्लिश किया है। इसमें वैसे दोस्तों एक काम ऐसा किया गया है कि जो रेट और अन्य मुद्दे पे आने वाले इश्यूज है उनके ऑब्जेक्शन के लिए सिर्फ केवल 15 दिन की सीमा दी गई है, ताकि प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा पेस आ सके। इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र सरकार ने बहुत पहले अप्रूवल दे दिया था। अब यूनियन मिनिस्ट्री के अप्रूवल के साथ में ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंडिंग कुछ हद तक ले सकती है, जहां महारेल के द्वारा इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ महारेल के नाम से प्रसिद्ध MRIDC यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में 50-50 बेसिस पर एक जॉइंट वेंचर को भी स्थापित किया गया है। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स की मदद लेगा इस लाइन के लिए फंडिंग उठाने के लिए, और पुणे, नासिक, मुंबई के बीच में फंडिंग मिलने के लिए इतनी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। पुणे नासिक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट अनुमानित खर्च जो है वो 16,039 करोड़ रुपीज है, और वैसे कहा यह गया है कि जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो सिर्फ 1200 दिनों में इसे कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया जाएगा, और पुणे डिवीजन ने प्रोजेक्ट को जून 2020 के अंदर मंजूरी दी थी। इसके अलावा प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक अध्ययन लगभग 10 वर्ष पहले ही किया गया था, बेसिकली सर्वेस वगैरह, और DPR 2018 में बन गया था। तो वैसे ये काइंड ऑफ डीलेड प्रोजेक्ट ही है जो अभी थोड़ा स्पीड पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके रेल के बनने से महाराष्ट्र में एक लंबे इंडस्ट्रियल क्लस्टर पैदा होंगे, लेकिन फंड्स के इधर उधर ठीक से मैनेज न होने की वजह से और कुछ और दूसरे इश्यूज होने की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो अगर देखे तो बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है। महारेल ने खोदाड़ के GMRT प्रोजेक्ट से कंसल्ट करके 60% फंड्स प्राप्त करने के लिए अलग अलग बैंकों को प्रस्ताव जमा किए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई निर्माण काम एक्चुअल में न होने के कारण बैंक फंड करने से इस लाइन को कुछ हद तक कतरा रही है, और यहाँ पर गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो जल्द से जल्द फंड कलेक्ट करे ताकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्चुअल में जो है बड़े लेवल पे काम हो पाए। अब ये इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे वो तो हमें आने वाले समय में पता चलेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।